Hello everyone, welcome back to Ilium Science. क्लास नंबर 270 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का सब पार्ट यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो हमारा फिफ्थ पार्ट जिसमें हम लोग ने बात की थी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उस वीडियो को बिल्कुल देखो, बिकॉज वो वीडियो का ही कंटिन्यूएशन इसमें हम लोग आगे स्टडी करेंगे और उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अप्लाई करेंगे। तो वो देखने के बाद आपको ये वीडियो और भी आसानी से समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं हम सीड से। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एम्ब्रियो की। हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। आज हम लोग बात करेंगे सीड की। एंड रिमेंबर, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। तो आपको अगर एम्ब्रियो अच्छे से समझ में आया है तो सीड का कंसेप्ट भी बिल्कुल आपके लिए क्लियर होगा। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। गैमेट्स फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, ठीक है, और जो ओव्यूल था वो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद के स्ट्रक्चर को। देखो, ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये पिक्चर एक ओव्यूल का, दिस इज एन ओव्यूल, आपको पता ही है, एन एनाट्रोपस ओव्यूल का पिक्चर है ये। और ये पिक्चर जो है ये एक बेसिक सीड का पिक्चर है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू अ सीड, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट बाकी के पार्ट्स का क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ओव्यूल, तो ओव्यूल में हमने बोला ये सीड में कन्वर्ट होता है। देन इंटेग्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो, वी ऑल नो कि ओव्यूल की जो कवरिंग्स होती है उनको इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स है, इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, तो ओव्यूल के आउटर मोस्ट कवरिंग्स यानी इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड की कोट में। सिंपल सा फंडा है, ओव्यूल की कवरिंग इज इंटेग्यूमेंट, तो इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट। वैसे ही सीड, तो सीड के आउटर मोस्ट कोट इज सीड कोट, इसमें भी एक इनर सीड कोट और एक आउटर सीड कोट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं माइक्रोपाइल की। तो आपको याद होगा कि माइक्रोपाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं वहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। तो ये ओव्यूल के अंदर ये वाला एरिया माइक्रोपाइल है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है। सीड के अंदर इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट हुए सीड कोट में, तो जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है वहां पे सीड कोट भी नहीं होगा। तो सीड के अंदर माइक्रोपाइल का मतलब होगा वो एरिया जहां पर सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर देखो सीड के पिक्चर में, दिस इज द माइक्रोपाइल ऑफ सीड, दिस इज द माइक्रोपाइल ऑफ सीड। ये वही जगह है जहां पर ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स नहीं थे और यहाँ पर सीड कोट नहीं है। लेकिन माइक्रोपाइल का एक सीड में फंक्शन क्या होता है वो अगर हम देखें तो देखो, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, और हम लोग जब सीड को ऐसा मिट्टी के अंदर डालते हैं तब उस एम्ब्रियो से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब माइक्रोपाइल यहाँ पर ये फंक्शन करता है कि जब सीड जर्मिनेट होगा तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस माइक्रोपाइल के थ्रू जब हम इस सीड को जमीन में डालेंगे तो इस माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वाटर और ऑक्सीजन एंटर करेंगे अंदर की तरफ, और उसके बाद में होगा सीड का जर्मिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी की, वॉल की। तो जो एंटायर ओवरी है वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, तो ओवरी की जो वॉल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट की वॉल में। ये वही बात है कि ये ओवरी है, समझो कंप्लीट ओवरी है ये, ठीक है। ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, तो ओव्यूल प्रेजेंट था ओवरी के अंदर, एंटायर ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, तो ओवरी तो फ्रूट बन गई, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो बन गया सीड। इसलिए आप जब भी फ्रूट को देखते हो तो फ्रूट के अंदर आपको दिखता है सीड। तो आप उस फ्रूट को देखो, वो फ्रूट था पहले ओवरी और सीड था पहले ओव्यूल। ओवरी का जो कोट रहता है या जो ओवरी का जो वॉल रहता है, अब वही ओवरी का वॉल क्या बन गया, फ्रूट का वॉल, जिसे आप कहते हो पेरिकार्प। अब पेरिकार्प के बारे में हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी सीरीज के अंदर डिस्कशन किया था अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेरिकार्प। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करने वाले, उसके लिए आप हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी वॉल। So hence we can say that seed is a fertilized ovule। एक ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। अब सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उस सीड के कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आपको दिखेगा एक सीड कोट। अब आपके सामने ये पिक्चर है सीड का,
सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज दी सीड कोट। क्या फंक्शन करती होगी? आपने अगर देखा हो सीड के कोट को तो काफी हार्ड टफ कोट रहता है, तो ये बेसिकली अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा प्रेजेंट होता है कि एम्ब्रियो एक्सेस, जो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, तो वो सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक होता है कोटालिडन। कोटालिडन अगर एक होगा तो मोनोकोट होगा, दो होंगे तो होगा वो डाइकोट। कुछ पिक्चर्स भी हम लोग इस वीडियो में आगे की तरफ देखेंगे जो अगेन हमने एनसीईआरटी से लिए, बट हम एम्ब्रियो एक्सिस और कोटालिडन के बारे में पिछले वीडियो में हमने एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, तो आप वहां पर ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सीड कोट प्रोटेक्शन का काम करेगा, और कोटालिडन जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोटालिडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट स्टोर्स फूड, और इस फूड स्टोरेज की वजह से ही कोटालिडन थिक और स्वोलन रहता है। कोटालिडन इज थिक एंड स्वोलन बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड। क्लियर है? और ये उस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है फॉर नरिशमेंट। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की। अगर आप कॉन्स्टेंटली हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको जरूर पता होगा कि हम इन एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में पहले ही पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक स्लाइट आइडिया मैं आपको यहाँ पे वापस दे दूं। देखो एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बाद में भी परसिस्ट कर जाता है। बेसिकली एंडोस्पर्म क्या रहता है? एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो कुछ केसेस में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है ड्यूरिंग दी मैच्योरेशन और एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें इवन आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो वहां एंडोस्पर्म बच जाता है, परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म, और इसी तरह के सीड्स को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और अगर ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है, तो अब जो सीड बनेगा उसको आप कहते हो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर जो है एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता। एल्ब्यूमिनस सीड्स के अगेन एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनके, और नीट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रिमेंबर बार्ले, कोकोनट, व्हीट, कैस्टर, मेज एंड राइस, ये सब एग्जांपल्स है एल्ब्यूमिनस के, और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिस्पर्म की। तो जैसा हमने अभी देखा कि एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म जो रहता है वो परसिस्ट कर जाता है, यानी वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। उसी तरह से कुछ सीड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें न्यूसिलस जो है वो परसिस्ट कर जाता है। ना न्यूसिलस आपने पढ़ा रहेगा कि अब जैसे ये आपके सामने ये पिक्चर है, दिस इज एन ओविल, दिस इज एन ओविल। तो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर की तरफ यहां पर जो टिश्यू रहता है दिस इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। देखो यहां बीच में तो बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो गया और यहाँ रह जाएगा पूरा न्यूसिलस। तो कई बार ये न्यूसिलस भी उस सीड में परसिस्ट करता है, मतलब खत्म नहीं होता, और उसी रेजिडुअल न्यूसिलस को कहा जाता है पेरिस्पर्म। That residual nucleus is called as perisperm, and you have to remember two examples, black pepper and beet. इन दोनों में आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलता है हमेशा। Now, why fruits? Why angiosperms produce fruits? अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि most gymnosperms क्या, all gymnosperms and जितने भी लोअर प्लांट्स है वो सब फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एंजियोस्पर्म्स फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, देखो क्या होता है कि एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म पे फ्रूट प्रेजेंट है, तो एनिमल्स वहां पर आएंगे, उस फ्रूट को वहां से प्लक करके लेके जाएंगे, तोड़ के लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि उस फ्रूट से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, एनिमल्स को उसको खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। वी ऑल नो दैट फ्रूट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, दे आर वेरी जूसी, दे आर वेरी टेस्टी। हम लोग उन फ्रूट्स को इसीलिए तोड़ते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी उन फ्रूट्स को तोड़ते हैं, और फ्रूट्स खाने के बाद वो उन सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सीड्स नई जगहों पे पहुंचता है। अब आप इमेजिन करो फ्रूट्स नहीं होते और डायरेक्ट सीड का डेवलपमेंट होता ट्री पे, तो कोई भी आकर उस सीड को वहां से किसी दूसरी जगह पे नहीं पहुंचाता। हाँ, विंड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से भी ऐसा पॉसिबल है, बट फ्रूट्स की वजह से जो डिस्पर्सल होता है सीड्स का वो बहुत बढ़िया होता है। और यही रीजन है कि एंजियोस्पर्म आपको अक्रॉस द प्लेनेट हर जगह पे देखने को
मिलेंगे एंड दैट्स व्हाई फ्रूट्स आर प्रेजेंट ऑन प्लांट्स। ये रीजन है। कुछ पिक्चर्स हैं एनसीईआरटी की जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चारों पिक्चर्स एनसीईआरटी ने दे रखी है। एनसीईआरटी ने केवल ये पिक्चर्स देके नीचे लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये पिक्चर्स किस पर्टिकुलर प्लांट के हैं। वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ये सबसे पहला पिक्चर एक बीन का है। अब आप इसके अंदर देखो, दो कोटालिडन्स आपको क्लियर देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ डाइकॉट। बीन इज अ डाइकॉट, इसमें दो कोटालिडन प्रेजेंट है। और इस केस में जो सेकंड पिक्चर दे रखी है, इसमें ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट सीड का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ सीड ऑफ बीन, अ डाइकॉट। इस सीड के अंदर आपको दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां से प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होगा। बट एनसीईआरटी ने ना तो लेबलिंग्स दी है और ना ही बताया है कि ये किसका स्ट्रक्चर है। सिमिलरली नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ शो कर रखा है। इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें गौर से, तो देखो यहाँ पर कोटालिडन्स के पास चले अगर हम, तो मुझे यहाँ पर क्लियर दो कोटालिडन्स देखने को मिल रहा है। देखो एक कोटालिडन ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा कोटालिडन। तो बिकॉज इसमें भी दो कोटालिडन है, मतलब ये एक डाइकोट है, ठीक है। और बीच में आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सी दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहां से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ प्रेजेंट हो गए ये पहला और ये दूसरा कोटालिडन। और कोटालिडन के बाहर ये जो एरिया दिखा रखा है पूरा, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंटायर एंडोस्पर्म। यानी अगर ये पिक्चर देखकर बिना लेबलिंग के आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का सीड है, तो आप इसको बोलोगे एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। दिस इज द एंडोस्पर्म, सबसे बाहर वाला लेयर, बीच में कोटालिडन, ठीक है, और कोटालिडन के अंदर भी प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। दिस इज द सीड कोट, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ऑब्वियसली ये सीड कोट होगा, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। तो हमने बात की थी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो एरिया जो कोटालिडन लेवल के नीचे है, उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, और ये बाद में रूट में तब्दील होता है। तो दिस इज हाइपोकोटाइल वाला पार्ट, दिस इज हाइपोकोटाइल वाला पार्ट, और इससे बाद में रूट डेवलप होती है। हाइपोकोटाइल के ही टर्मिनल एंड को कहा जाता है प्ल्यूम्यूल, और प्ल्यूम्यूल से रूट डेवलप होता है। इसी डायग्राम को इन्होंने लेटरली भी शो किया है, ठीक है। तो लेटरली में देखने पे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि जब कुछ टाइम बाद में डेवलप हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डेवलप। ये और भी ज्यादा लेटर स्टेज का पिक्चर है। इस लेटर स्टेज पे अगर आप देखो तो यहाँ पे रूट टिप का डेवलपमेंट हो गया है, और ये पूरा है यहाँ पर शूट अपाइकल मेरिस्टम, और इस शूट अपाइकल मेरिस्टम से पूरा शूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो दो पिक्चर्स दे रखे इन्होंने मैच्योरेशन से पहले और बाद की, आई मीन अब जर्मिनेशन चालू हो जाएगा एम्ब्रियो का। और ये पिक्चर दो कोटाइलिडन्स प्रेजेंट है, मतलब ये भी एक डाइकोट है, और ये कैस्टर का सीड है। दिस इज अ सीड ऑफ कैस्टर। तो पहला पिक्चर बीन का है, सेकंड पिक्चर कैस्टर का है। तीसरे पिक्चर में चलते हैं हम लोग। इस पिक्चर में इन्होंने देखो सबसे बाहर हमेशा की तरह प्रेजेंट है सीड कोट, दिस इज द सीड कोट। ये पूरा सीड है, देखो यहाँ पर, दिस इज कंप्लीट सीड, और सीड का सबसे बाहर वाला लेयर इज सीड कोट, क्लियर। नीचे की तरफ बेस में प्रेजेंट है एंडोस्पर्म, यहाँ पर दिस इज द एंडोस्पर्म जो बेस पे प्रेजेंट है। ये हो गया एक कोटालिडन, दिस इज अ कोटालिडन। अब यहाँ पर अपने को केवल एक सिंगल कोटालिडन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये एक मोनोकॉट प्लांट है, दिस इज अ मोनोकॉट प्लांट। और यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा है शूट अपाइकल मेरिस्टम, यानी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पे, जिसका ऊपर वाला पार्ट इज शूट अपाइकल मेरिस्टम, नीचे वाला पार्ट इज हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, और सबसे नीचे यानी ये जो पोर्शन है दिस इज रूट टिप। तो ये इधर पूरा एम्ब्रियो, ये इस तरफ कोटाइलिडन, और नीचे की तरफ एंडोस्पर्म। एक सिंगल कोटाइलिडन है, इसलिए आई कैन मेक आउट कि मोनोकॉट सीड है, एंड दिस इज अ सीड ऑफ ऑनियन, दिस इज अ सीड ऑफ ऑनियन। नेक्स्ट ये पिक्चर, ये हम लोग ऑलरेडी प्लांट मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन किया था। ये एक मोनोकॉट का सीड का स्ट्रक्चर है, मेज, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेज। यहां पर जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इट्स एम्ब्रियो, तो हमने एम्ब्रियो में डिस्कस किया था कि एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज प्ल्यूम्यूल, और हाइपोकोटाइल का लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल। This radicle is covered by a sheath-like structure called coleorhiza, and this plumule is again covered by an undifferentiated sheath-like structure called as coleoptile. और यहाँ पर this is scutellum.
नाउ स्कुटुलम इज द नेम ऑफ द कोटाइलिडन। हमने वहां पढ़ा था कि जब ग्रास फैमिली होती है, उस ग्रास फैमिली में एक मोनोकॉट है, इसलिए एक सिंगल कोटाइलिडन प्रेजेंट होगा और सिंगल कोटाइलिडन का नाम है स्कुटुलम। और यहाँ पर ये जो पूरी लेयर दिखा रखी है, दिस एंटायर लेयर, दिस इज एंडोस्पर्म ऑफ मेज, दिस इज एंडोस्पर्म ऑफ मेज। सबसे बाहर वाला लेयर इन्होंने शो कर रखा है पेरिकार्प। अब आप सोचोगे कि सर पेरिकार्प तो फ्रूट की वॉल होती है और आप कह रहे हो कि ये एक सीड है, तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान से सुन लेना। देखो मेज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो सीड है, सीड का आउटर मोस्ट कोट के ऊपर ही फ्रूट वॉल आ जाती है, बिकॉज इसका जो फ्रूट का जो वॉल है पेरिकार्प, वो कुछ ज्यादा थिक या फ्लैशी नहीं होता। हमें पढ़ा है फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले हमारे वीडियोस देखो जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स की बात की है, वहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मैंगो में आपने देखा होगा सीड, और सीड के ऊपर जो बाहर का पूरा लेयर जो पल्पी जिसको हम लोग खाते हैं, दैट इज मेसोकार्प। तो पेरिकार्प जो है वो बहुत थिक स्ट्रक्चर है मैंगो में। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में क्या रहता है कि ड्राई फ्रूट्स में ये सीड का कोट, मतलब ये पूरा सीड, ये सीड का कोट और उसके ऊपर डायरेक्ट फ्रूट की वॉल आ जाती है, यानी जो फ्रूट की वॉल है कुछ खास थिक या खास पल्पी नहीं होती। इसलिए पेरिकार्प और पेरिकार्प के नीचे आपको दिख जाएगी सीड कोट। तो सीड कोट और पेरिकार्प बस डायरेक्ट, और बीच में कुछ भी नहीं। और ये भी आपने पढ़ा था वहां पर कि ये जो हमने बाहर लेयर शो कर रखी है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर, दिस इज कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर। तो ये चीजें हम वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द डायग्राम्स, अच्छे से डायग्राम किसका है वो भी याद करना है, और इसके लेबलिंग्स बहुत अच्छे से देखनी है, बिकॉज नीट में जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी बेस पे आ रहे हैं कि आपको एक डायग्राम देकर लेबलिंग्स ABCD 1 2 3 4 कर देंगे और आपसे 1 2 3 4 का पूछेंगे कि कौन सा क्या है। तो चीजों को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो। आप एक दो बार इन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी ने ही अपने टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। ओवरी में जितने ओव्यूल्स हैं और एक फ्रूट में जितने सीड्स हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो अगर आपने मेरे साथ में ये चैप्टर अब तक बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर एक ओव्यूल ही डेवलप होकर सीड बनाता है। यानी अगर किसी ओवरी में सारे के सारे ओव्यूल्स डेवलप हो जाएं तो वो सब सीड्स में कन्वर्ट होंगे। that means number of ovules in an ovary equals to number of seeds in a fruit, because ovules ही seeds में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट चलते हम फ्रूट्स की बात करते हैं। देखो फ्रूट्स भी हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने काफी हेल्दी डिस्कशन किया था ओवर फ्रूट्स। अब इस चैप्टर में जितना है हम लोग वहां ये देख लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जब डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स का, तो जो फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप हो रहा है, और बाकी जितना भी पार्ट है, फ्लोरल पार्ट्स जितने भी है, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में, और बाकी जितने भी पार्ट है फ्लावर के वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे और वहां से गिर के अलग हो जाएंगे। वहां पर केवल बचेगा एक फ्रूट। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में क्या होता है कि प्लांट उस फ्लावर के कुछ पार्ट्स परसिस्ट कर जाते हैं और वो भी उस फ्रूट का एक हिस्सा बन जाते हैं, और इस तरह के फ्रूट को आप कहते हो फॉल्स फ्रूट। तो डेफिनेशन सुनना, फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट आप उसको बोलते हो जो केवल ओवरी से डेवलप हुआ हो, इट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। लेकिन फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट है जो कि ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हुआ है, जो कि ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होता है, उसे आप कहते हो फॉल्स फ्रूट, और जो ओवरी से डेवलप होता है उसे आप कहते हो ट्रू फ्रूट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रूट्स थैलेमस से डेवलप होते हैं। थैलेमस आपको पता ही होगा, फ्लावर का वो पार्ट जहां से कार्पल, स्टेमन, पेटल और सेपल अटैच होते हैं, उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो कुछ फ्रूट्स थैलेमस से भी डिराइव होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल में सबसे पहला है एप्पल, देन स्ट्रॉबेरी एंड देन कैश्यू। अभी अगर आप एप्पल देखोगे तो एप्पल के अंदर थैलेमस भी दिखने को मिलेगा आपको, दिस इज द थैलेमस। तो फ्रूट के अंदर थैलेमस भी प्रेजेंट है, जो कि फ्लावर का पार्ट था, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स फ्रूट। सबसे मिडिल में आपको एप्पल में देखने को मिलता है सीड। आपने सबने एप्पल खाया भी होगा,
देखा होगा कि सीड्स प्रेजेंट होते हैं एप्पल के बीच में। और यहाँ पर जो है आप पेरिकार्प यानी जो फ्रूट वॉल है उसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो ये सीड है सबसे बीच में, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। दिस इज द एंडोकार्प। सबसे अंदर वाली लेयर जो फ्रूट्स के बाहर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। अंदर वाली ये लेयर, ये फ्रूट की इनरमोस्ट वॉल है। दिस इज मेसोकार्प, जो और इससे भी बाहर है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेसोकार्प। और बाहर की तरफ आ गई ये एक्टोकार्प। दिस इज द एक्टोकार्प, यानी ओवरी तो यही खत्म हो गई थी। एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्टोकार्प ये तीनों मिलकर बनाती है पेरिकार्प, यानी पेरिकार्प यहाँ पे 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड हो गई। तो ओवरी का जो वॉल है ना वो यहीं तक था, बस ओवरी का वॉल यहीं तक था। बट इसके बाहर जो भी आपको पार्ट दिख रहा है वो पार्ट ओवरी का नहीं है, दैट पार्ट इज थैलेमस। दैट पार्ट इज थैलेमस, यानी ये पूरा पार्ट थैलेमस है। इसलिए इस फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है कि थैलेमस जो है वो भी वहां पर परसिस्ट कर जाता है। बट स्ट्रॉबेरी के अंदर हम एक वर्ड पढ़ेंगे लेबलिंग के अंदर, द वर्ड इज एशिन। देखो एनसीईआरटी ने इस टर्म को कहीं पे भी यूज नहीं किया, केवल इस डायग्राम में उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। एशिन आप समझ लो कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फ्रूट्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है एशिन फ्रूट जो कि स्ट्रॉबेरी में मिलता है। तो आपको इससे एशिन का एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा और प्लस ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। ये नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि एशिन फ्रूट किस में प्रेजेंट होता है, द आंसर वाज स्ट्रॉबेरी। और तीसरा एग्जांपल है कैश्यू। अब आप में से बहुत से लोग ने ये पहली बार देखा होगा कि कैश्यू का भी फ्रूट होता है। कैश्यू मीन्स काजू। हम बेसिकली जब भी काजू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर आता है कि ये कैश्यू है, बिकॉज हम लोग यही खाते हैं, हम लोग केवल यही खाते हैं। बट काजू का भी एक फ्रूट होता है, दिस इज द कैश्यू फ्रूट। दिस इज द कैश्यू फ्रूट। तो कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, इन सब में थैलेमस का भी पार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड डोमेन की। ये बहुत अच्छा पिक्चर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर किया है मैंने, बट यू कैन इजीली मेक आउट कि किस तरह से सीड से एक प्लांटलेट जर्मिनेट हुआ है। अब ये एक इतना सा प्लांटलेट बहुत बड़ा पेड़ में कुछ धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। ना व्हाट इज सीड डोरमेंसी, ये चीज हम समझते हैं। देखो सीड्स बनने के बाद धीरे धीरे सीड्स मैच्योर होंगे। जैसे जैसे सीड्स का मैच्योरेशन होता है उस सीड्स के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी सीड जब बना है और सीड मैच्योर होने के बाद में जो वाटर कंटेंट है वो अच्छा खासा कम हो गया होता है। वाटर कंटेंट कम होने की वजह से सीड्स धीरे धीरे ड्राई अप होने लगते हैं और मैच्योरिटी कंप्लीट होते होते सीड्स का केवल 10 to 15% मास ही मॉइस्चर रहता है। सीड्स का केवल 10 to 15% मास जो है वो मॉइस्चर यानी कि वाटर होता है। दैट मीन्स कि कितना ज्यादा सीड्स ड्राई अप हो चुका है। नाउ इन सच केसेस व्हेन सीड्स बिकम ड्राई विद टाइम, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोस डाउन। धीरे धीरे उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को काफी कम कर देता है। वो अपनी एक इनएक्टिविटी शो करने लगता है बिकॉज अभी इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं है फॉर ग्रोथ, ठीक है, और सीड्स भी ड्राई अप होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर लेगा। अब यहां पर आकर इस स्टेज पर आकर अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जैसे समझो मैंने इसी सीड को, आप इसी पिक्चर को देख लो, इस सीड को मैंने इस स्टेज पर लाकर जमीन में डाल दिया, तो यानी कि हमने इसको दे दी फेवरेबल कंडीशंस। इसको वाटर मिला, इसको ऑक्सीजन मिला और इसको सबस्ट्रेट मिला, सॉइल मिली जिसमें वो सरवाइव कर सके। तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसी वक्त ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा और ये एम्ब्रियो अब एक नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेगा। फेवरेबल कंडीशंस में इसको मिल रहा है एक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन मिल रहा है और एक सुटेबल आपने इसको टेम्परेचर दिया है और सॉइल में, जरूरी नहीं है सॉइल में, आप इसको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ते हो तो ये जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन अगर सोचो इस स्टेज पर आने के बाद जब एम्ब्रियो स्लो डाउन कर चुका है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अभी भी अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो एम्ब्रियो एक इनएक्टिविटी वाली स्टेज में चला जाता है, विच इज कॉल्ड एज सीड डोरमेंसी।
डोरमेंसी बेसिकली मीन्स इनएक्टिविटी, मतलब डोरमेंट है, वो अब ज्यादा काम नहीं करेगा। कब? जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज सीड डोरमेंसी। नाउ बट सीड डोरमेंसी से अपने को फायदा क्या होगा? अब आप सोचो, मेरी बात समझो आप अच्छे से। हम घर पे गेहूं लेके आते हैं, वीट लेके आते हैं, दैट वीट इज बेसिकली सीड। आप उसको साल साल भर घर के अंदर आराम से स्टोर करके रख लेते हो। आप आराम से उस वीट को आज से 6 महीने बाद भी पिसवाने बेचते हो, उसका आटा बनता है और आप हम उसे रोटी बनाते हैं। आप अगर सोचो, अगर वीट डोरमेंसी वाली स्टेज में नहीं जाता तो क्या आप उस सीड को एज ए फूड यूज कर पाते? अगर वो सीड 2 दिन में, जिस दिन वो बना वो अगर 2 दिन में ही जर्मिनेट हो जाए, उसमें डोरमेंसी हुई नहीं, तो सीड्स फूड की तरह कभी भी यूज नहीं आते। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीड्स कौन खाता है? तो आप जितने भी सीरियल्स की बात कर रहे हो मैक्सिमम, जैसे वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ये सब क्या है? सीड, और यही अपना स्टेपल फूड है। तो डोरमेंसी के बिना उनका स्टोरेज पॉसिबल नहीं हो पाता, और स्टोरेज पॉसिबल नहीं हो पाता तो उसको एज ए फूड यूज नहीं किया जा सकता था। प्लस अगर आप उसको स्टोर नहीं कर पाते तो आप नेक्स्ट ईयर ग्रो क्या करते हैं? सीजन होता है, अब देखो वीट का सीजन होता है, तो वीट एक राबी क्रॉप है जिसको हम बेसिकली विंटर सीजन में ग्रो अप करते हैं। अब हमने विंटर सीजन आया, सीड्स ग्रो किए, हमें अच्छा प्रोडक्शन मिला, फिर हम उन सीड्स को स्टोर करके रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर उन सीड्स को वापस उगा के हम नए वीट प्लांट्स डिराइव कर सकें। अब सोचो, अगर डोरमेंसी नहीं रहता तो हम सीड का स्टोरेज भी नहीं कर पाते। सीड का स्टोरेज नहीं हो पाता तो आपको थ्रू आउट द ईयर फूड नहीं मिलता। उसके अलावा आप नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं। तो दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर प्लस सीड डोरमेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यूजिंग प्लांट्स एज फूड एंड प्लस फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दैट्स हाउ यूजफुल सीड डोरमेंसी इज। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स? क्या फायदा है सीड्स का प्लांट के लिए? तो देखो, इसमें सबसे पहला एडवांटेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात करें हम लोग तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अब आप कहोगे कि सर वाटर पॉलिनेशन तो हमने सुना है, वाटर पॉलिनेशन तो होता है, बिल्कुल सही बात है, वाटर पॉलिनेशन होता है, बट हमने वाटर पॉलिनेशन में ये भी आपको कहा था कि वाटर पॉलिनेशन आपको बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मतलब करीब ऐसे 30 जेनेरा ही हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही वाटर इंडिपेंडेंट है। इसको आप कंपेयर करो लोअर प्लांट्स के साथ में। लोअर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। जी, अब जब आप बात करते हो एल्गी या ब्रायोफाइट्स की, बट हम एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। दैट्स व्हाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। आप भरोसा कर सकते हो उन सीड्स के ऊपर। नेक्स्ट, they have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help species to colonize in other areas। हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि इन सीड्स की वजह से ही वो प्लांट नए एरियाज में पहुंच रहा है। सीड का फॉर्मेशन हुआ, सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, दूसरे एरिया में पहुंचता है, नए एरिया में पहुंचता है, वो वहां पे जाके ग्रो करता है, तो वहां पे भी वो प्लांट प्रोपोगेट करता है। तो दैट्स द सेकंड एडवांटेज ऑफ सीड। तीसरा, सीड के अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, और अब उस फूड रिजर्व की वजह से देखो क्या होगा, सीड्स के उस सफिशिएंट फूड रिजर्व की वजह से क्या होगा, एक सीडलिंग है जो अभी अभी जर्मिनेट हुआ है, ठीक है, आपने एक सीड को सॉइल में डाला, सीड सॉइल में गया, सॉइल में जाने के बाद एक बहुत ही यंग सीडलिंग वहां पे ग्रोथ हुआ। अब ये देखो, अभी दिस इज अ वेरी यंग सीडलिंग। ना अब ऐसा तो है नहीं कि यंग सीडलिंग ग्रो हुआ और ग्रो होते ही वो फोटोसिंथेसाइज करने लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो जब तक वो यंग सीडलिंग खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तब तक उसके अंदर जो फूड रिजर्व्स हैं सीड के अंदर, वो वहां से फूड लेता रहता है ताकि वो और ज्यादा ग्रो करे और अपने आप फोटोसिंथेसिस भी कर सके। उसके अलावा सीड कोट का हमने फंक्शन देखा था कि ये हार्ड होता है बहुत, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को। और एज वी ऑल नो, सीड्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट वेरिएशंस। यानी वेरिएशंस नहीं आएंगे
तो कोई भी प्लांट कभी भी इवॉल्व नहीं करेगा, और जो इवॉल्व नहीं करता वो एक दिन उसको खत्म होना पड़ता। यू हैव टू चेंज एज पर दी कंडीशंस, दैट्स व्हाई वेरिएशंस आर दैट मच important. That's it. Thank you very much for watching us. Stay connected with us for more such informative videos.